बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ज़रा रूटीन से हटके है कि हम दवाई के बारे में बात करेंगे। रिस्पेरिडोन एंटीसाइकोटिक दवाई है जो शिज़ोफ्रेनिया का मर्ज़ है उसके लिए इस्तेमाल होती है, और भी इसके इस्तेमाल हैं। तो आज हम दवाई के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर फरासत अली डोगर और मैं साइकियाट्रिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। हमने जो बात की कि रिस्पेरिडोन दवाई के बारे में, तो दवाई के मुतल्लिका जो जहनी बीमारियों के लिए दवाइयाँ होती हैं ओवरऑल, उसके हवाले से बहुत सारे लोगों के, मरीज़ों के भी सवालात के इसके ऊपर वीडियो बनाए, इसके ऊपर हमें इन्फॉर्मेशन दें। वजह क्या है? वजह ये है कि जो भी दवाइयाँ जहनी बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में ज़्यादा आगाही नहीं है लोगों के। उसके ऊपर बड़े मिथ्स होते हैं, बड़े गलत तस्वुरात होते हैं। डॉक्टर कोई दवाई लिखता है, दवाई लिख के वो मेडिकल स्टोर वाले के पास जाता है, मेडिकल स्टोर वाला कहता है हो ये तो बड़ी ख़तरनाक दवाई है, ये तो बड़े जो टेंशन बड़े खौफनाक मरीज़ होते हैं उनको देते हैं। मरीज़ पहले डर जाता है, पहले ही दवाइयों के बारे में वो शशोपंज में होता है कि दवाई खाऊं ना खाऊं, ऊपर से वो डरा देता है। कोई रिश्तेदार वो कह देता है कि इससे ये होता है, मेरा फ़लाने का फ़लाना ये हुआ था, उसको डॉक्टर के पास ले गए थे, उसने कोई जहनी दवाई दी है, उससे ये मसला हो गया, ये तो दवाई बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, गर्म होती हैं, खुश्क होती हैं, जितनी बातें की जाए कम है। तो इस तरह के तस्वुरात हैं। तो हमने सोचा कि वीडियो से एक ऐसी बनाए कि जिसमें हम इन चीज़ों को एक एक करके एड्रेस करें कि दवाई है क्या। पहली बात तो ये जहन में रखें कि सारी जहनी बीमारियां एक जैसी नहीं हैं, और उन सारी जहनी बीमारियों के लिए दवाइयों का इस्तेमाल भी एक जैसा नहीं है। अगर किसी दवाई का कोई एक साइड इफ़ेक्ट है तो कोई दूसरी दवाई का वो नहीं है। तो आज हम जिस दवाई के बारे में बात करेंगे वो है रिस्पेरिडोन, और इसको हम एंटीसाइकोटिक मेडिसिन कहते हैं। एंटीसाइकोटिक यानी जो साइकोसिस का मर्ज़ है उसको ठीक करने के लिए, और साइकोसिस के जो टेक्निकल नेम आजकल हैं, जैसे हम कह दें कि स्किज़ोफ्रेनिया है, या हम कहते हैं डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, या डिप्रेशन जब बहुत शदीद हो जाता है तो उनको हम कहते हैं कि डिप्रेशन विद साइकोसिस, या बहुत अचानक की जहनी बीमारी होगी बहुत थोड़े टाइम के लिए, उसको हम कहते हैं अक्यूट साइकोटिक एपिसोड। यानी ये एक हम इसको साइकोसिस ही समझे कि वो एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके ज़ैल में बहुत सारी डायग्नोस्टिक कैटेगरीज है। तो उसके इलाज के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, तो उसमें एक दवाई जिसके ऊपर हमने बात करनी है, तो इस बीमारी के लिए जो साइकोसिस को एड्रेस करती हैं, जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, उसको हम कहते हैं एंटीसाइकोटिक मेडिसिन। इसके दो तरह के ग्रुप हैं, एक को हम कहते हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स और दूसरी को हम कहते हैं एटिपिकल। जो टिपिकल हैं वो ज़रा पहले की हैं, जो शुरू में ईजाद हुई थी, जैसे 1950 की दहाई के करीब क्लोरप्रोमाज़िन थी, वो ईजाद हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती गई। जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक हैं ये ज़रा बाद में आई हैं, ठीक है, तो ये ज़रा नहीं है। तो जो पुराने वाली हैं उसको ये नहीं कहना चाहिए कि वो पुरानी या बहुत काम कम करती हैं, नहीं। जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक हैं, इसको चलो पुरानी दवाइयाँ कह लें, दे आर आल्सो वेरी इफेक्टिव, बहुत काम करती हैं। हम बात करेंगे आज हम जिस दवाई के बारे में बात कर रहे हैं रिस्पेरिडोन, ये इन दोनों दवाइयों के दरमियान में है, टिपिकल और एटिपिकल के दरमियान में उसके काम करने के, उसके असरात के हवाले से, नई या पुरानी के हवाले से बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस दवाई के बारे में हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो एक तो ये करेंगे, मैंने पहले बता दिया कि इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होती है, दूसरा ये काम कैसे करती है, तीसरा ये कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, और चौथा ये कि इन साइड इफ़ेक्ट को हम कैसे मैनेज करेंगे, उसको कैसे एड्रेस करेंगे, और आखिरी बात ये कि अगर साइड इफ़ेक्ट आ भी जाएँ तो क्या दवाई छोड़ देनी चाहिए या जारी रखनी चाहिए या मशवरा करना चाहिए, तब क्या करना चाहिए, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो पहली जो बात यह है कि दवाई काम कैसे करती है। रिस्पेरिडोन एंटीसाइकोटिक है, ये दिमाग के अंदर दो तरह के केमिकल पे एक्ट करती है, ठीक है। एक है डोपामीन, यानी डोपामीन, दिमाग के अंदर डोपामीन कुछ ख़ास जगहों पर डोपामीन का बढ़ जाना, उससे साइकोसिस का मर्ज़ होता है, ठीक है। और ख़ास जगह कौन सी, ख़ास रिसेप्टर कौन से, हम कहते हैं D2 रिसेप्टर। दिमाग के अंदर एक जगह है जिसको हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के अंदर जो हमारे इमोशंस को, जज्बात को, बिहेवियर को, महसूसात को कंट्रोल करता है, या वहाँ पर वो चीज़ें मैनेज होती हैं, तो वहाँ पर डोपामीन की एक्टिविटी साइकोसिस में बड़ी होती है। तो ये दवाई जाके उस रिसेप्टर को जाके, डोपामीन के रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देती है, और उस ख़ास रिसेप्टर का नाम है D2, यानी हम कहते हैं ये D2 एंटागोनिस्ट है, डोपामीन का रिसेप्टर नंबर 2, उसको जाके ये ब्लॉक करती है वहाँ पर जाकर, जिसके नतीजे में साइकोसिस कम हो जाता है। दूसरा जो काम ये करती है वो ये करती है कि एक और केमिकल होता है ब्रेन के अंदर जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं। सेरोटोनिन के ब्रेन में मुख्तलिफ़ तरह के रिसेप्टर्स हैं, किसी पर जाकर ये मूड को ठीक करता है, किसी पर जाकर इसमें नींद की क्वालिटी आती है,
किसी में जाके इसका ताल्लुक हमारे जो ख्वाब आते हैं उसके साथ है, और किसी का ताल्लुक हमारी जो जैसे D2 का काम था कि जहनी बीमारी जिसको हम साइकोसिस कहते हैं उसके साथ है, और उस ख़ास रिसेप्टर का नाम है रिसेप्टर नंबर 2 5-HT2। HT सेरोटोनिन का एब्रीविएशन है, और 2 रिसेप्टर उसका रिसेप्टर नंबर 2, और जो 6 है इसका ताल्लुक साइकोसिस में है। यानी साइकोसिस में इस ख़ास रिसेप्टर के लेवल पर सेरोटोनिन की एक्टिविटी बढ़ी हुई होती है, ज़्यादा हुई होती है, तो ये दवाई उसको जाकर भी ब्लॉक कर देती है। यानी 2 तरह से काम करती है, और ये दोनों तरह से काम जो है, जो सेरोटोनिन वाला काम है, ये समझ लो कि जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स जैसे मैंने बात की थी, ये समझ लो उस वाले काम का हिस्सा काम अदा कर रही है, और जो D2 वाला काम है ये समझ लो कि जो पुरानी दवाइयाँ या टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं उसके हवाले से ये काम कर रही है। तो ये तो है इसके काम करने का तरीका कि ये काम कैसे करती है, कि ये 2 तरह के केमिकल्स को जो है वो उसका लेवल दिमाग के अंदर कम करती है। ठीक है, अब अगली बात साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट की बात शुरू करने से पहले ये बात ज़रूरी है बात करना, क्योंकि जब हम साइड इफ़ेक्ट की बात करेंगे तो आएगा मसला कि इसमें ये भी होता है, इसमें ये भी होता है, इसमें ये भी होता है, ये भी होता है। इससे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए बड़े अच्छे तरीके से कि जिस चीज़ को ठीक करने के लिए दवाई दी गई है उस बीमारी की शिद्दत कितनी है। ठीक है, यानी जो साइकोसिस का मर्ज़ है, यानी जो स्किज़ोफ्रेनिया है, उस बीमारी की अपनी सूरत हाल क्या है, उस बीमारी की वजह से खुद इंसान कितना डिस्टर्ब है, मरीज़ कितना डिस्टर्ब है, उसकी फैमिली कितनी डिस्टर्ब है, उसके बच्चे कितने डिस्टर्ब हैं, जिस जगह पर वो काम करता है वो कितने डिस्टर्ब हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। एग्रेशन आ सकता है, रिस्क है, अपनी सेल्फ केयर नहीं कर सकता। ठीक है, बिल्कुल जिसमें शक वगैरह की बीमारी ज़्यादा होती है, शक वाला कंपोनेंट उसमें ज़्यादा होता है, वो बिल्कुल अपने आप को दूसरों से लग थलग कर लेता है। डर है खाने में जहर तो नहीं मिला दिया, बात बात पे झगड़ना है, उसको वाज़ें आ रही हैं गायबी जिसकी वजह से वो नहीं वाज़ों में उलझा हुआ है। ठीक है, या मुख्तलिफ जिस तरह की भी साइकोसिस की बीमारी की टाइप है, यानी जो भी साइकोसिस के सिम्टम होंगे वो शदीद है ना, बीमारी की शिद्दत है, उसकी वजह से वो इंडिपेंडेंट ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहा, अपना काम नहीं कर पा रहा, बच्चों का ख्याल नहीं कर पा रहा, उल्टा रिस्क भी है, सोशली बिल्कुल कट गया है। तो अब इतनी शिद्दत की बीमारी के लिए जब हमने उसको दवाई देनी है तो इसका मतलब यह है कि कितना बड़ा मसला दवाई के ज़रिए हल हो रहा है। ठीक है, ये बात जहन में रहनी चाहिए, और इस बात को जहन में रखते हुए हम आते हैं साइड इफ़ेक्ट की तरफ। साइड इफ़ेक्ट 2, 3, 4 बड़े बड़े कॉमन हैं, मैं उन्हीं की बात करूंगा, हम बहुत डिटेल में जो छोटे छोटे हैं वो नहीं जाते। ठीक है, एक साइड इफ़ेक्ट है इसका, यानी जैसे मैंने पहले कहा कि ये एटिपिकल और टिपिकल के दरमियान में है, यानी जो साइड इफ़ेक्ट टिपिकल के हैं वो भी इसमें हैं लेकिन थोड़े हैं, और जो साइड इफ़ेक्ट एटिपिकल के हैं वो भी इसमें हैं लेकिन थोड़े हैं। जो टिपिकल दवाइयों की तर्ज के साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें है, इसको हम कहते हैं पट्ठों के मसले, मसल्स में खिंचाव किस्म के मसले, और उसका हम नाम लिखते हैं EPS, यानी एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स। याद करने की ज़रूरत नहीं है, पट्ठों से मुतल्लिका, मसल से मुतल्लिका आते हैं चीज़ें साइड इफ़ेक्ट। और वो क्या क्या आ सकते हैं, उसमें पहला आता है कि जिसमें मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है, खिंचाव आ जाता है, यानी बॉडी थोड़ी सी रिजिड, बाजू को हम चेक करते हैं जब खींच के तो बाजू सख्त हुए होते हैं, ये वाले बाजू सख्त हुए होते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं मसल रिजिडिटी। दूसरा आता है रेस्टिंग ट्रेमर्स, यानी पेशेंट बैठा हुआ हाथ में तो हाथ ऐसे हिल रहे हैं, ऐसे हिल रहे हैं, ऐसे हिल रहे हैं, थोड़े हिल रहे हैं। ठीक, 2 चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं कि इसके साथ हो सकता है उसको एक्स्थीसिया, यानी ये इसको समझे कि बहुत ज़्यादा बेचैनी सी लग जाती है, मरीज़ जो है वो टिक के एक जगह पे बैठ नहीं सकता, कभी उठ रहा है, कभी आ रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। ये चीज़ बीमारी की वजह से भी हो सकती है लेकिन इसमें भी होती है। ठीक है, और EPS में और क्या आता है, वो बहुत ही लॉन्ग टर्म इस्तेमाल रिस्पेडोन के साथ बहुत कम होता है, उसको हम कहते हैं टार्डिव डिस्काइनेसिया, कि जो चेहरे के मसले हैं, नेक के मसले हैं, उसमें अनकॉन्शियसली को मूवमेंट शुरू हो जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं मसल से मुतल्लिका जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब इसका हल क्या है, अब देखो जब हम साइड इफ़ेक्ट की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल उसमें 2 चीज़ें जहन में रखें। एक मैंने पहली बात की कि ये दी किस लिए दवाई की है, यानी उससे फ़ायदा क्या ले रहे हैं। दूसरा कि जो साइड इफ़ेक्ट हैं ये सब में नहीं आते, किसी किसी में आते हैं। और तीसरी बात ये कि अगर आ भी जाएँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुस्तकिल हैं, बल्कि उनका हल भी है। तो अगर इस तरह के साइड इफ़ेक्ट आएँ तो यहाँ पे हमारे पास 3 हल हैं। एक हल यह है कि दवाई की डोज़ कम कर दी जाए, नंबर 1। नंबर 2, दवाई के साथ कोई ऐसी दवाई एक और ऐड कर दी जाए लो डोज में, जो कि जहन की दवाई नहीं है लेकिन उससे ये मसले हल हो जाते हैं। और हम कहते हैं कि उस दवाई का नाम है प्रोसाइक्लिडीन। बड़ी मशहूर है, क्योंकि जब इतनी शिद्दत वाला मर्ज़ ठीक हो गया, अब हम रिस्क नहीं लेते कि इस दवाई को चेंज करें, तो हम साथ प्रोसाइक्लिडीन
कैंप्रो के नाम से आती है, प्रोसी के नाम से आती है, तो वो साथ ऐड कर देते हैं। तो ये पट्ठों के जितने मसले मैंने बताए हैं सिवाय टार्डिव डिस्काइनेसिया के, वो सारे के सारे, एक्सेसिया भी बेहतर हो जाता है, मसल में स्टिफनेस भी बेहतर हो जाती है, जो ट्रेमर्स आ रहे हैं वो भी सारे के सारे बिल्कुल बेहतर हो जाते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है, ठीक हो जाते हैं। टार्डिव डिस्काइनेसिया क्या होता है इसके ऊपर हम किसी और वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे। बहुत कॉमन साइड इफेक्ट नहीं है, रेयर है, लेकिन हम फिर हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हम उसके ऊपर बात करेंगे। ये तो है वो साइड इफेक्ट जो टिपिकल की तरह थे। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ, वो है साइड इफेक्ट जो एटिपिकल की तरह के हैं लेकिन उनसे ज़रा कम है। वो है वज़न बढ़ना, जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट। वज़न बढ़ना, वज़न कैसे बढ़ता है? दो तरह से बढ़ सकता है, भूख ज़्यादा लगेगी और तबीयत के अंदर सुस्ती आएगी। सुस्ती और भूख दोनों की कम्बिनेशन है, हिलजुल कम करेगा और खाना ज़्यादा खाएगा तो वज़न बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ठीक है, जो लिपिड प्रोफाइल डिरेंज हो सकता है, ये हो सकता है, तो इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक। शुगर लेवल बढ़ सकता है, पहले से अगर डायबिटिक है तो शुगर ज़्यादा हो सकती है। तो बाकी जैसे मैंने मसल स्टिफनेस की बात की, ये साइड इफ़ेक्ट भी सब के अंदर नहीं आता, बल्कि किसी किसी के अंदर आते हैं, और अगर आ भी जाएँ तो उसकी भी मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट कैसे है? मैनेजमेंट पहले से तो ये है कि जैसे अगर वज़न बढ़ रहा है या भूख ज़्यादा लग रही है तो पहले मैनेजमेंट तो होती है, उसको हम कहते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल, यानी लाइफस्टाइल एडजस्ट किया जाए, खाने की रूटीन बाकी चीज़ें एडजस्ट की जाए, ठीक है। इससे भी मसला हल नहीं हुआ तो फिर दूसरा स्टेप आ जाता है कि दवाई की डोज कम कर दी जाए। इससे भी मसला हल नहीं होता तो जिस तरह मसल के मामले में हमने दवाई ऐड की थी, तो इस तरह इसके मामले में भी एक दवाई लो डोज में ऐड की जा सकती है, उसको हम कहते हैं एरिपिप्राजोल। वो भी एक एंटीसाइकोटिक है, उसके ऊपर फिर हम एक और वीडियो बनाएंगे बड़ी तफसील से, वो भी बहुत अच्छी दवाई है। रिसर्च ये कहती है कि अगर इसके साथ दूसरी कोई दवाई जो कि एरिपिप्राजोल है लो डोज में ऐड कर दी जाए तो जो वज़न बढ़ रहा है, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, जो शुगर बढ़ रही है, वो मैनेज हो जाती है। तो ये हो गया दूसरा साइड इफ़ेक्ट का ग्रुप, जिसमें वज़न बढ़ना या मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट। दो साइड इफ़ेक्ट के ऊपर और बात करनी है, बाकी रेयर है उसको हम छोड़ देते हैं। दूसरा साइड इफ़ेक्ट है सेक्सुअल डिसफंक्शन। लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, मरीज़ आके बताने में भी झिझक महसूस करते हैं, साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट पूछते भी ज़रा झिझक से हैं, ठीक है। जेंडर डिफरेंस आ जाता है कि अगर मैं एज ए मेल तो फीमेल से पूछना, तो सेक्सुअल साइड इफेक्ट, कल्चरल बैरियर, फीमेल बताने से भी झिझक है, तो एज ए रूटीन पेशेंट का रश भी है। तो ये बहुत अहम साइड इफेक्ट है और इसकी वजह से लोग दवाई छोड़ देते हैं, दवाई छोड़ देते हैं तो बीमारी वापस आ जाती है। तो ये बहुत ही अहम साइड इफेक्ट है, ठीक है। और ये इस दवाई के साथ, रिस्पेरडोन के साथ या बाकी एंटीसाइकोटिक के साथ भी आ जाता है, ठीक है। साइड इफेक्ट में दो तरह के होते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होते हैं या डिलेड इजैकुलेशन, ये दो तरह के साइड इफेक्ट आ जाते हैं इसमें। सेक्सुअल डिसफंक्शन के हवाले से ये है, अगर बिल्कुल 100 लोगों में ये साइड इफेक्ट आया है तो दवाई को अगर हम लगातार जारी रखें तो 30 से 40% में ये खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। एक अव्वल तो सब में आते नहीं बाकी साइड इफेक्ट की तरह, और ये खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। अगर खुद ब खुद ठीक ना हो तो रेगुलर एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसके साथ भी ये साइड इफेक्ट ठीक हो जाते हैं, सेक्सुअल साइड इफेक्ट। दो चीज़ें। और तीसरा इसका हल ये है कि इसके साथ भी हम जैसे वज़न बढ़ने के लिए दवाई एरिपिप्राजोल ऐड की थी, इसके अंदर भी हम वो लो डोज में ऐड कर देते हैं तो सेक्सुअल साइड इफेक्ट उससे भी कम हो जाते हैं। चौथी बात सेक्सुअल साइड इफेक्ट के हवाले से वो ये है कि जो खुद बीमारी, जो साइकोसिस है, उसमें भी सेक्सुअल डिसफंक्शन आती है, उसमें भी मसला आता है। तो जब वो बीमारी ठीक हो गई और उसके साथ हमने इस दवाई का इजाफा कर दिया तो हमने ये देखा है कि सेक्सुअल फंक्शन, अगरचे साइड इफेक्ट भी हैं दवाई के साथ, लेकिन चूंकि बीमारी ठीक होने से जो सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रहे थे वो इस दवाई के साथ ठीक हो जाते हैं। चौथा साइड इफेक्ट जो है जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है हार्मोनल इश्यूज़ फीमेल में। ये बहुत अहम इशू है कि फ़ीमेल में जो मेंसेस हैं वो डिले हो जाते हैं, आते ही नहीं है, ठीक है। जब ब्रेस्ट के साथ एक वाटरी सी सेक्रेशन, ठीक है, स्टिकी सा फ्लूइड वो सेक्रेट होना शुरू हो जाता है, अनमैरिड फीमेल है, बड़ा डिस्टर्बिंग होता है। इसको हम कहते हैं हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया। ये इस दवाई के साथ आ सकता है, आता भी है। अगर आता है तो ये सिग्निफिकेंट होता है, इसको हमें फ़ौरन मैनेज करने की ज़रूरत होती है। मैनेज करने का तरीका यही है कि या तो हम दवाई की डोज़ कम करें, नंबर 1, या हम दवाई बंद करके किसी और दवाई की तरफ जाएँ, और या फिर यह है कि इस दवाई के साथ कोई और ऐसी दवाई ऐड कर दी जाए जिससे ये साइड इफ़ेक्ट ठीक हो जाए। ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होता, ठीक हो जाता है। अगर कोई इस तरह का साइड इफ़ेक्ट है तो रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। वीडियो ज़रा लंबी हो रही है तो मैं आखिरी बात करूंगा कि दवाई खानी कैसे है, दवाई खाने का तरीका क्या है। तो एंटीसाइकोटिक दवाइयों के बारे में ये रूल है कि हमेशा एक दवाई से आगाज़ किया जाता है, एक ही दवाई से, और मर्ज़ की शिद्दत जितनी भी ज़्यादा हो, दवाई के काम करने की अपनी ही रफ्तार है, उसने 1 से 2 हफ्ते में ही असर शुरू करना है। हम ढेर लगा दें दवाइयों का तो उसका असर 1 से 2 हफ्ते में ही आना है।
दवाई की डोज ज़्यादा करने से सिर्फ साइड इफ़ेक्ट बढ़ेंगे, उसका असर आहिस्ता ही आना। तो रूल ये है कि एक दवाई को पकड़ा जाता है जैसे रिस्पेरिडोन, उसकी लो डोज जैसे 2 मिलीग्राम या 3 मिलीग्राम या किसी एक में हम 1 मिलीग्राम से भी शुरू कर सकते हैं, उसको फिर आहिस्ता बढ़ा के जैसे जैसे मरीज़ की कंडीशन हो 8 मिलीग्राम 10 तक, और किताबों में तो ये लिखा है कि हम 16 मिलीग्राम तक भी जा सकते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ तक जाने में, चीज़ें पहले ही बेहतर हो जाती हैं। तो ये है दवाई लेने का तरीका कि अमूमन एक ही गोली होती है, ठीक है। ज़्यादा गोली बहुत अच्छा ज़रूरत हो, साइकियाट्रिस्ट को समझता हो कि ज़्यादा दवाई देने की ज़रूरत है तो ठीक है, लेकिन जो रूल है वो यही है कि एक ही दवाई। अब मर्ज़ ठीक हो गया तो दवाई खानी कितनी देर है? दवाई का इस्तेमाल मर्ज़ ठीक होने के बाद भी जारी रखना है। स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर हमारी वीडियोस हैं, उसके ऊपर हमने ये बात की हुई है कि दवाई कितनी देर खानी है, कि तबीयत ठीक होने के बाद, दवाई शुरू करने की तारीख से नहीं, तबीयत ठीक होने के बाद अगर पहली दफ़ा स्किज़ोफ्रेनिया का मर्ज़ हुआ है तो कम से कम 2 साल के लिए दवाई खानी है, यानी दवाई को दरमियान में नहीं छोड़ना। दरमियान में छोड़ देंगे क्या होगा कि मर्ज़ बाहर आएगा, मर्ज़ फिर आएगा, फिर छोड़ देंगे, फिर शुरू करेंगे, ठीक होगा, फिर एक वक्त आएगा कि दवाई का असर कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो रिस्पेरिडोन के हवाले से, दवाई के हवाले से। हमने उम्मीद है कि आपको एक एक करके पूरी तफसील आसान करके बताई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। ज़हनी सेहत के हवाले से देखते रहिए हमारा चैनल साइकियाट्री क्लिनिक। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।